हेलो एवरीवन वेलकम टू हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी 33। मध्य प्रदेश की सीरीज़ में एमपी जीके और जीएस की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसके मध्य प्रदेश की जलवायु चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले हम आपको भारत की जलवायु और जलवायु किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं या ऋतुएं किस तरीके से होती हैं, मौसम क्या होता है, उसके बारे में जनरल इंट्रो हम देना चाहते हैं आपको। तो उसके पहले हम भारत की जलवायु को हम जान लेते हैं। तो हम मध्य प्रदेश की जलवायु और वहाँ पे कैसा टेम्परेचर कौन से रीजन में होता है, बारिश का रेशियो किस तरीके से मेज़र किया जाता है, तो वो सब हम आगे समझ सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में। तो इसके पहले हमें भारत की जलवायु और जलवायु होती क्या है, हवाओं की दशा क्या होती है, मानसून क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसके पहले ये वीडियो बनाया गया है। ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं आपको कि एमपी की सीरीज़ में मध्य प्रदेश की जलवायु को देखने से पहले आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो एमपी की जलवायु पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु से। तो आप जैसे भी जानते हैं, जलवायु वर्ड से ही दिख रहा है। अब जलवायु होती क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपने बहुत सारे बुक्स में या नेट पे या आप जब भी स्टडी करते होंगे कोचिंग सेंटर में, जिसने भी आप जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा या रटा होगा जब भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से आशय क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती क्या है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको इससे एक फैक्ट बताना चाहूँगी। जैसा कि ये हम आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट लेक्चर में एमपी के फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने बताया था आपको अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार और अक्षांशीय स्थिति देशांतरीय स्थिति, उसमें उसमें आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने बताए थे। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे एमपी सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है। इसमें आपको पहले बताया गया था कि ये 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है, मकर रेखा है। ये पृथ्वी का डायग्राम है। इसमें 0 डिग्री में विषुवत रेखा है, 23.5 में कर्क रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा 23.5 में, और उत्तर विषुवत रेखा के उत्तरी वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, तथा ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत है, तो वह भारत कहाँ पर स्थित है, भारत स्थित है यहाँ पर कर्क रेखा के विषुवत रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो सूर्य की यदि स्थिति आप जानेंगे तो आप सभी को पता है पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के कौन कौन से क्षेत्र में आता है वो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के इस क्षेत्र में, केवल इस क्षेत्र में दोलन करता रहता है, केवल इस क्षेत्र में दोलन करता रहता है। ये कर्क रेखा 23.5 में जो कर्क रेखा है और 23.5 में जो मकर रेखा है, इस बीच के रीजन में सूर्य यहाँ पर दोलायमान होता है। कर्क रेखा से विषुवत रेखा में आएगा, विषुवत रेखा से फिर वो मकर रेखा में तक सूर्य की स्थिति रहेगी, और फिर मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा, फिर ये चलता रहता है। और सूर्य को 0 डिग्री विषुवत रेखा से कर्क रेखा में जाने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है।
3 मंथ्स का टाइम लगता है। और कर्क रेखा से वापस 0 डिग्री विषुवत रेखा में आने के लिए 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। फिर इसका रेशो भाई 3 मंथ्स का रहता है। तो ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, तो ये सूर्य की स्थिति, सूर्य यहाँ पर लंबवत पोजीशन में रहता है, इसलिए यह क्षेत्र केवल गर्म होता है। बाकी ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो कर्क रेखा से उत्तर का क्षेत्र, कर्क रेखा से जो मकर रेखा से जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये हमेशा ठंडा क्षेत्र रहता है, ये हमेशा ठंडा क्षेत्र रहता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको वो गर्म क्षेत्र या उष्ण क्षेत्र होता है। इसलिए बोलते हैं जो उष्ण क्षेत्र होता है, इसलिए बोलते हैं जो सूर्य है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत है जो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी फैक्ट है कि कर्क रेखा तो हमारे यहाँ पर कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये जैसे भारत की पोजीशन देख लेंगे, ये भारत है, यदि तो ये भारत है तो कर्क रेखा तो इसके मध्य से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा की पोजीशन ये है, सूर्य केवल यहाँ तक आता है। तो आप बोल सकते हैं कि कर्क रेखा के नीचे का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन तो गर्म रहेगा, लेकिन यहाँ का तो ठंडा रहेगा, शीत रहेगा। तो पूरे भारत की जलवायु को क्यों मेंशन कर रहे हैं कि वह भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के उत्तर में यहाँ पर है हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय की उच्च श्रेणियाँ, जो कि यहाँ से आने वाली, यहाँ चीन, साइबेरिया, रूस से आने वाली, चीन, साइबेरिया, रूस जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे आने वाली शीतल हवाओं को, ध्रुवीय हवाओं को, जो ध्रुवीय हवाएं यहाँ से चलती हैं, ध्रुवीय हवाओं को भारत में आने से रोकता है। तो जो वास्तविक शीत ऋतु है यहाँ पर, या ठंडक है जो इन शीतल हवाओं से पड़नी चाहिए, इस हिमालय की उपस्थिति के कारण वो नहीं पड़ती है। तो इसलिए पूरे भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बनी रहती है, ये होता है। इसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो हिमालय है, ये जो हिमालय की पोजीशन है, हिमालय की पोजीशन भारत के उत्तर में है, यहाँ पर भारत के उत्तर में हिमालय की पोजीशन है। तो कर्क रेखा नहीं भारत की जलवायु को डिसाइड कर रही है, जलवायु को डिसाइड कर रहा है हमारा हिमालय। हिमालय जलवायु विभाजक के रूप में भी कार्य कर रहा है। ये चीन, साइबेरिया, रूस से आने वाली, आप चीन साइड जाएंगे या साइबेरिया साइड जाएंगे तो जो वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होगा, लेकिन यहाँ पर वो माइनस में टेम्परेचर देखने को भारत में नहीं मिलेगा। तो जो वास्तविक शीत ऋतु है वो भारत में नहीं पड़ती है, इसलिए भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, जैसा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब इस और फैक्ट देख लेते हैं, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होने के क्या क्या कारण हैं। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करता रहता है, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्णकटिबंधीय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। यह आपकी कर्क रेखा है, यही बोला गया है फैक्ट कि कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, यहाँ पर कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा के उत्तर में आप जाएंगे, कर्क रेखा के उत्तर वाला क्षेत्र रहेगा ये शीतोष्णकटिबंधीय है, और कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट देखिए मानसून। अब मानसून क्या होता है, ये ऋतु परिवर्तन के, मानसून होता क्या है, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी तो हवाओं की दिशा अलग होगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी हवाओं की दिशा अलग होगी, और यदि शीत ऋतु आएगी तो हवाओं की दिशा अलग होगी। तो ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है, उसे बोलते हैं मानसून। हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया व चीन से आने वाली शीतल और ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए हिमालय जलवायु विभाजक के रूप में उत्तर में शीतोष्ण और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपी के कोई भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत की जलवायु में विभाजक के रूप में कौन काम, कर्क रेखा या हिमालय की उपस्थिति या दोनों ने। तो इसमें आप इस फैक्ट को जानकर आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आप जैसा कि मैंने ये ऋतु परिवर्तन की बात यहाँ पर की, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये ऋतु परिवर्तन होता कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऋतु परिवर्तन होता कैसे है। शीत ऋतु आती है, कभी आप देखेंगे शीत ऋतु आ जाती है, कभी वर्षा ऋतु आ जाती है, कभी शिशिर ऋतु आ जाती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। ये ऋतुओं में परिवर्तन होता कैसे है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारी सूर्य की पोजीशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यहाँ से ये जाएगी, फिर ऐसे सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा अपने अक्ष दूरी पर भी घूर्णन करती है और यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है। तो सूर्य की ये पोजीशन है। 21 मार्च का जब टाइम होता है, 21 मार्च डेट ध्यान में रखिए, 21 मार्च के टाइम पे, 21 मार्च के टाइम पे क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य की किरणें पृथ्वी में 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा में लंबवत होने के कारण 21 मार्च में यहाँ पे बोलते हैं बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। फिर सूर्य 21 मार्च के बाद सूर्य की जो पोजीशन है वो सीधे धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगती है। उत्तरी गोलार्ध अर्थात भारत की ओर ये सूर्य की पोजीशन है, ये पृथ्वी है हमारी। यहाँ पर अभी 0 डिग्री में 23 मार्च को यहाँ पर 0 डिग्री में सूर्य है विषुवत रेखा में, और धीरे धीरे 21 मार्च के बाद वह उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण अर्थात उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगता है। उत्तरायण अर्थात उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगेगा। 0 डिग्री में है और धीरे धीरे वह उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर की ओर जाने लगेगा और वह कर्क रेखा तक जाएगा। यहाँ पर 23 एंड हाफ डिग्री में यहाँ पर कर्क रेखा है, तो यहाँ कर्क रेखा तक जाएगा। लेकिन कब पहुँचेगा ये, 3 मंथ्स में उत्तरायण हो जाएगा और फिर कर्क रेखा में कब पहुँचेगा, 21 जून को। तो 21 जून को जब वह कर्क रेखा में पहुँचेगा तो यहाँ पर हमारा ये भारत स्थित है। कर्क रेखा के बीचों बीच में कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो 21 जून को कर्क रेखा, तो सबसे गर्म दिन ये 21 जून का दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं हमारे भारत पे। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है। ये हो जाती है ग्रीष्म ऋतु की बात। ये 21 जून से क्या यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। तो ये सबसे गर्म दिन कब होता है, 21 जून को। 21 मार्च से उत्तरायण होना स्टार्ट कर देता है और 3 मंथ्स में ये कर्क रेखा पर पहुँचता है। फिर उसके बाद अब सूर्य कर्क रेखा पर पहुँच गया। अब उसके बाद वो आगे नहीं जाता है, वह सीधे अब विषुवत रेखा की ओर वापस होगा, अर्थात दक्षिण की ओर जाने लगेगा। अर्थात यह अब एक कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाने लगेगा। तो जब दक्षिण की ओर जाने लगेगा तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। अब सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होने लगेगा। तो कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाने लगेगा। तो 3 मंथ्स में फिर वो 0 डिग्री में पहुंच जाएगा। फिर 23 सितंबर को फिर से वो विषुवत रेखा में, फिर बीच में विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। सूर्य की किरणें लंबवत फिर से विषुवत रेखा पे कब पड़ेंगी, 23 सितंबर को। इसलिए आप नोटिस करिएगा, कभी भी 21 मार्च को जिस तरीके का मौसम आप देखने को मिलता है, वैसा ही सेम उसी टाइप का मौसम, उसी टाइप की गर्मी आपको 23 सितंबर को देखने को मिलेगी। जिस तरीके की गर्मी का एहसास आपको 21 मार्च को होगा, वैसा ही 23 सितंबर को भी होता है। फिर 23 सितंबर के बाद फिर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मूव करेगा। दक्षिणी गोलार्ध में मूव करेगा, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगेगा। अब वह मकर रेखा की ओर जाएगा।
तो 23 डिग्री को फिर अब जब मकर रेखा की ओर जाने लगेगा, मकर रेखा की ओर जैसे जाने लगेगा तो सूर्य क्या है, कर्क रेखा या ये भारत है हमारा जो भारत, तो ये भारत से क्या दूर होता जा रहा है, अब इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर सूर्य था, पहले यहाँ पर था, फिर अब यहाँ पर विषुवत रेखा में आया, अब और दूर होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ठंडक होने लगेगी। तो वो 3 मंथ्स के बाद फिर जब 22 दिसंबर आएगा तो तब यहाँ पर अब 23 सितंबर के बाद ठंडक शुरू हो जाती है। 23 सितंबर के बाद ठंडक होना शुरू हो जाती है और 22 सितंबर को सबसे ठंडा दिन रहता है। और यहाँ पर मकर रेखा में सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। तो ये हुआ हमारा ऋतुओं में परिवर्तन किस तरीके से होता है। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच में जो मौसम आता है उसे बोलते हैं शिशिर ऋतु। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर जाती हैं, उसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये आपने समझा ऋतु परिवर्तन के। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मानसून ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन होता कैसे है, ये भी आपने जाना। इसके बाद जो भारत है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये भारत है। अब भारत में मानसूनी जलवायु या मानसून में परिवर्तन किस तरीके से देखने को मिलता है, किस तरीके से हवाओं की दिशाएं होती हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा पूरा भारत है। इस तरफ होता है, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण पूर्व में है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो मानसून 2 तरीके के होते हैं, एक होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। एक होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक होता है उत्तर पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि यहाँ पर ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में वर्षा 2 तरीके से हो सकती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और एक दक्षिण पूर्वी मानसून। तो पहले हम दक्षिण पूर्वी मानसून के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये आपकी हो गई पश्चिम दिशा ईस्ट और ये हो गया आपका साउथ। तो साउथ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं, साउथ ईस्ट से जो आपकी हवाएं आएंगी यहाँ से, तो उनके कारण हवाओं के कारण जो मानसून आएगा तो उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि साउथ ईस्ट से जो चलने वाला मौसम रहेगा उसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट से जो चलने वाला मानसून रहेगा उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो देख लेते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये कैसे आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फेरल का नियम पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ ताप ज़्यादा होता है वहाँ दाब कम होता है। ये फैक्ट होता है कि जब ताप किसी एरिया का या किसी क्षेत्र का ज़्यादा होगा तो वहाँ पर किसी ताप ज़्यादा होगा तो वहाँ दाब कम होगा। और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की प्रवाहित होती हैं। जैसे जैसे सूर्य जब उत्तरायण होता है या फिर कर्क रेखा के पास होता है, जब सूर्य क्या होगा, कर्क रेखा के पास होगा, यहाँ कर्क रेखा के पास सूर्य होगा, तो क्या होगा कि जब यहाँ सूर्य है तो यहाँ का ताप क्या होगा, सबसे ताप यहाँ का ज़्यादा होगा। और ताप ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति बनेगी। ताप ज़्यादा होगा तो यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति बनेगी। और जब निम्न दाब की स्थिति बनेगी तो हवाएं हैं जो यहाँ का जो शीतल वाला एरिया है,
यहाँ पर जो महासागर हैं, तो यहाँ का शीतल एरिया है, तो यहाँ के शीतल एरिया महासागर से हवाएं यहाँ उच्च वायुदाब, जहाँ पर ताप कम है वहाँ उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से हमेशा हवाएं निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, तो हवाएं हमेशा ऐसे जाएंगी। और जब यहाँ पर 0 डिग्री ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा है, और यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। तो 0 डिग्री से जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, 0 डिग्री से हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, ये महासागर से हवाएं उठती हैं, यहाँ से हवाएं उठेंगी क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब है, क्योंकि यहाँ का ताप कम है। ताप कम होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब है, तो हवाएं निम्न दाब की ओर प्रवाहित होंगी। निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने, तो फैरल के नियम के अनुसार जो हवाएं हैं जब यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं, तो वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगी, तो वे अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये कहता है फैरल का नियम। तो जब हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं, तो वे अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर लेती हैं, और वे किस ओर मुड़ जाती हैं, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और दाईं ओर मुड़ने के साथ साथ ये, जैसे ये भारत की सिचुएशन है, तो भारत में ये कहलाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये कहलाएगा, ये हवाएं जो आएंगी, और हवाएं अपने साथ पर्याप्त नमी, क्योंकि यहाँ सागर है, तो यहाँ से हवाओं के साथ साथ तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता को भी लेके आती है, तो इन हवाओं के कारण पर्याप्त नमी को वो ग्रहण कर लेती हैं, और पर्याप्त नमी भरी हवाएं चलेंगी, नमी भरी हवाएं हैं जो यहाँ पर आएंगी, और वो बारिश का रूप ले लेती हैं। तो ये कहलाती हैं, ये कहलाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है। तो देख लेते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिमी मानसून, जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण पश्चिम से आता है। ये फैरल के नियम को भी देख लेते हैं। फैरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ये फैरल का नियम ये बताया गया है, ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रही हैं, तो अपनी दाईं ओर मुड़ रही हैं, तथा जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं, तो वह अपने बाईं ओर मुड़ रही हैं। जो हवाएं ये उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए दाईं ओर मुड़ रही हैं, तो इनको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो अब दक्षिण पश्चिमी मानसून को हम देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये हमारा भारत का मैप है। तो यहाँ पर इस एरिया में, ये भारत में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम दिशा से, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा से हिंद महासागर से ये हवाएं बहकर आती, ये मानसून बहकर आता है, और 90% वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। ये सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराता है, और केरल के मालाबार तट में सबसे पहले वहाँ पर बारिश करता है। और इसके बाद 1 जून से 24 जुलाई तक ये पूरा मानसून यहाँ पर पूरे इंडिया में फैल जाता है और वर्षा करता है। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब अरब सागर से होकर जाता है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। और कुछ हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी होकर जाती हैं, तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा।
तो देख लेते हैं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा केरल में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर 1 जून को सबसे पहले मालाबार तट पर बारिश करती है। इसके बाद पूरे दक्षिण पश्चिमी मैदान पर वर्षा करती है। दतिया नहीं है, सॉरी, पूरे पश्चिमी मैदान पर, दक्षिण पश्चिमी मैदान पर वर्षा करती है। तो देख लेते हैं मैप से। यहाँ पर जो सबसे पहले जो अरब सागर की शाखा की दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा है यहाँ पर, तो ये सबसे पहले यहाँ पर आती हैं, केरल के मालाबार तट से टकराएंगी और 1 जून को यहाँ पर बारिश करेंगी। और 1 जून को बारिश के बाद पूरे दक्षिण पश्चिमी यहाँ पर जो मैदान, यहाँ पर पूरे दक्षिण पश्चिम मैदान की ओर वर्षा करती हैं। इसके बाद देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं सहारे के ऊपर उठने का प्रयास करती हैं तथा एडियाबैटिक लो टेम्परेचर के कारण हवा के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि ये अपनी सारी नमी पर्वतों के ढाल पर छोड़ देती हैं। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसून? ये भारत का जो एरिया है, यहाँ पर यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में यहाँ पर्वतीय एरिया है, तो जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ पर जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठेंगी तो उनके टेम्परेचर में कमी भी होती जाएगी, और जैसे टेम्परेचर में उनकी कमी होती जाएगी वो अपनी पूरी बारिश उसी पर्वतीय ढाल पर कर देंगी। तो जैसे कि ये आपका पर्वत है, ये पर्वत है, तो ये पर्वत में यहाँ पर ऊपर उठेंगी हवाएं, ये ऊपर उठेंगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी तापमान में कमी होती जाएगी। तापमान में कमी होने के कारण अपनी पूरी बारिश को यहाँ पर वो गिरा देंगी। तो उसके कारण इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और इन पर्वतीय वर्षा के कारण यहाँ पर जो पर्वत के इस तरफ जो पार्ट है, पर्वत के इस तरफ वाले पार्ट में बिल्कुल बारिश नहीं होगी, और बल्कि इस तरीके यहाँ पर पूर्वी ढाल में, यहाँ पर जो पूर्वी ढाल होगा पर्वत का, उसमें बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन जो पश्चिमी ढाल होगा उसमें बारिश होगी। तो पूर्वी ढाल में बारिश ना होने के कारण इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि एडियाबैटिक तापहास के कारण यहाँ पर जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी तो पश्चिमी ढाल में ही पूरी वर्षा को कर देती है। यहाँ पर नेक्स्ट पूर्वी ढाल में आने के बाद उनमें कुछ नमी की मात्रा ही नहीं रहती है, तो वे वहाँ पे बारिश नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ पे एकदम सूखा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी या बहुत ही कम, रेयर देखने को मिलेगी। तो ये आपका आ जाता है, जैसे ये पूर्वी ढाल है आपका, यहाँ पे भारत के मैप में देख लेंगे तो भारत के मैप में, ये भारत के मैप में यहाँ पर है पश्चिमी ढाल, और यहाँ इस तरफ तो बारिश होगी लेकिन इस तरफ पूर्वी ढाल में बारिश बिल्कुल नहीं होगी। तो ये हो गया आपका पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद जो पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा करने के बाद, यहाँ पर एक फैक्ट्स और लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, इसमें यह शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के बाद नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटियों में प्रवेश करती है और अमरकंटक पठार तक वर्षा करती है। गुजरात में यह सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर व मांडव की पहाड़ियों पर वर्षा करती है और सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। तो मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर मैप में, जैसा कि ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जब केरल के मालाबार तट पर बारिश करी, यहाँ पे पूरे पश्चिमी घाट में वर्षा करेंगी, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर वर्षा करेंगी, और इस तरफ यह पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इसकी पूर्वी ढाल पर बारिश नहीं हो पाएगी। पूर्वी ढाल में बारिश नहीं हो पाने के कारण वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलता है।
फिर इसके बाद जो हवाएं हैं तो हवाओं की दशा फिर आगे बढ़ेगी और यहाँ पर वे एमपी साइड एंड मूव कर जाएंगी। एमपी साइड में मूव करने के साथ यहाँ पर ये जो एमपी का ये वाला एरिया है तो एमपी में यहाँ पर पूरे ताप्ती और नदी और नर्मदा नदी की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होंगी और वहाँ से भी नमी ग्रहण करके यहाँ अरब सागर की नमी ग्रहण करके और नर्मदा ताप्ती की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होंगी और पूरे अमरकंटक के पठार तक बारिश करेंगी। तो जो एमपी का ये वाला एरिया है, जैसे ये एमपी है, ये एमपी का एरिया देख रहे हैं आप, ये एमपी का एरिया है। तो यहाँ पर ताप्ती नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी और यहाँ पर ताप्ती नदी, तो इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ये दक्षिण पूर्व के रीजन में, दक्षिण पूर्व का ये वाला जो रीजन है, दक्षिण पूर्व के ये वाले रीजन में बहुत अधिक बारिश देखने को मिलेगी। तो ये हो गया दक्षिण। इसके बाद जो मानसून है वो यहाँ पर गुजरात साइड मूव कर जाता है। तो गुजरात साइड मूव करने के साथ साथ गुजरात की गिर और मांडव की पहाड़ियों में बारिश करेगा। तो गिर और मांडव की पहाड़ियाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, पहाड़ियों की एक साइड तो वह बारिश कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ वह बारिश नहीं कर पाता है। तो गिर और मांडव की पहाड़ियों में बारिश करता है, इसलिए गुजरात का कुछ एरिया सूखा भी देखने को मिलता है। फिर राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं ये शाखाएँ, और राजस्थान में प्रवेश करने ये दिल्ली तक पूरी जाती हुई हैं और दिल्ली तक ये बारिश करती हैं। और गुजरात में जैसे ही वे राजस्थान में एंटर करती हैं, राजस्थान में एंटर करने के साथ वे अरावली की पर्वत श्रेणियों के वे समांतर बह जाती हैं और समांतर होने अरावली पर्वत श्रेणियों के समांतर होने के कारण वे राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती हैं और यहाँ केवल वे गुरु शिखर पर्वत, अरावली पर्वत के गुरु शिखर पर्वत में केवल बारिश करती हैं। ये देख लेते हैं पॉइंट में। इसके बाद वे ये शाखा जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के बाद नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटियों में प्रवेश करती है और अमरकंटक पठार तक वर्षा करती है। गुजरात में यह सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर मांडो की पहाड़ियों से टकराती है और सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है और फिर वह गुजरात के बाद वह राजस्थान में प्रवेश करेगी और राजस्थान में अरावली श्रेणी की गुरु शिखर श्रेणी से टकरा जाती है और माउंट आबू में केवल वर्षा करेगी और अरावली श्रेणी के समांतर होने के कारण वह वहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। और इसके बाद ये शाखा मूव कर जाती है दिल्ली की ओर। फिर नेक्स्ट है अरब दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मेघालय के शिलांग पठार से टकराती है। ये मैप से देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, जैसे ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आ रहा है तो ये अरब सागर की शाखा कहला जाती है और ये अरब सागर की शाखा कहला जाती है। और कुछ जो एरिया ये बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है ये पूर्वी घाट के समांतर होता है। ये पूर्वी घाट के समांतर होने के कारण ये पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा ये भारत के पूर्वी घाट में बारिश नहीं करेगी क्योंकि ये पूर्वी घाट के समांतर है। तो समांतर होने के कारण ये यहाँ पर जाती है, मेघालय के शिलांग पठार से टकराती है। यहाँ पर शिलांग पठार है, वहाँ पे है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पर गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से वह टकराती हैं और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने के कारण, यहाँ बंगाल की खाड़ियों से होकर गुजरने के कारण उनमें पर्याप्त नमी की मात्रा, यहाँ से बहुत पर्याप्त नमी की मात्रा वे ग्रहण कर लेती हैं और पर्याप्त नमी होने के कारण सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर डायरेक्ट वो करती हैं खासी पहाड़ियों में, जहाँ पर हैं आपके स्थान चेरापूंजी और मासिन राम, चेरापूंजी और मासिन राम। तो ये एरिए जहाँ पर वे सबसे ज़्यादा बारिश करती है क्योंकि वे बंगाल की खाड़ियों से सबसे ज़्यादा नमी और सबसे पहले वहाँ पर ही टकराती हैं और सब पूरी नमी है जो चेरापूंजी और मासिन राम में वहाँ पर गिरा देती हैं। इसे चेरापूंजी और मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप ये फैक्ट बता सकते हैं चेरापूंजी और मासिन राम में सबसे अधिक बारिश क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है।
फिर इसके बाद ये असम की घाटियों में प्रवेश कर जाती हैं। तो देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती है। वहाँ पे खासी पहाड़ियों पर प्राप्त वर्षा सबसे अधिक होगी और चेरापूंजी और मासिन राम में 1080 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी है, 1080 सेंटीमीटर बारिश करती हैं। शिलोंग पठार में टकराने के बाद वे असम की सुरमा घाटी में प्रवेश करेंगी। मेघालय में के बाद वे कहाँ पर जाएंगी? असम की सुरमा घाटी में प्रवेश करेंगी और फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करेंगी। और ब्रह्मपुत्र घाटी में जैसे ही प्रवेश करेंगी तो ब्रह्मपुत्र घाटी में भी क्या है कि वे ब्रह्मपुत्र घाटी भी तीन ओर से ये पहाड़ियों से इस तरीके से घिरी हुई है। तो वह जो बारिश है, ये आर्द्रता भरी नमी भरी हवाएं हैं, दक्षिण मानसून है, वो उफनाक के ऊपर उठता है और बारिश वहाँ पर करता है ब्रह्मपुत्र घाटी में। फिर शिलोंग पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की एक शाखा हुगली के मुहाने के पास पश्चिम बंगाल में होते हुए भारत के मैदान में प्रवेश करती है और पूर्व से पश्चिम अर्थात कोलकाता से दिल्ली तक घटती चली जाती है। इसलिए दिल्ली अंतिम स्थल है जहाँ बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। तो मैप से देख लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो कि मेघालय में चेरापूंजी और मासिन राम में मेघालय में शिलोंग पठार से टकराती हैं और खासी की पहाड़ियों में सबसे अधिक बारिश करती हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक शाखा है जो ये मेघालय में और दूसरी शाखा है तो वो चली जाती है मध्य भारत में एंटर करती है, यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर एंटर कर जाती है। यहाँ पर एक शाखा इस तरफ जाएगी और एक शाखा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की एक शाखा यहाँ पर मध्य भारत में एंटर कर जाती है। यहाँ पश्चिम बंगाल में हुगली के मुहाना यहाँ पर देखने को मिलता है। गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो हुगली के बारे में मैं आपको उसमें डिटेल में चर्चा करूँगी। हुगली की नदी के मुहाने से होते हुआ वह एंटर कर जाता है मध्य भारत में और फिर पूरे मध्य भारत में यहाँ कोलकाता से लेकर पूरा नई दिल्ली तक यहाँ तक वह बारिश करता चला जाता है। उसके बाद आप सोचेंगे कि ये जो मानसून है वह दिल्ली तक तो जा रहा है और सीधे यहाँ पर राजस्थान में भी बारिश करना चाहिए। तो राजस्थान में वह बारिश इसलिए नहीं करता है क्योंकि जैसे जैसे वह बढ़ता चला जाएगा नई दिल्ली की तरफ, वैसे वैसे यहाँ पर बारिश की आर्द्रता की कमी होती जाती है। आर्द्रता की कमी होने के कारण जैसे जब वह राजस्थान की ओर पहुँचता है तो राजस्थान की ओर आते आते उसमें नमी की मात्रा ना के बराबर होती है। इसलिए जो राजस्थान है और बुंदेलखंड का कुछ एरिया है तो वह क्या सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि वहाँ नमी की मात्रा में बहुत अधिक कमी हो जाती है और नमी की मात्रा में कमी होने के कारण वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर दिल्ली अंतिम स्थल होता है जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा बारिश करती है। तो ये फैक्ट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में, और ये हमने फेरल का नियम देखा। और अब फेरल के नियम में एक फैक्ट और यहाँ पर आपको बताया गया था, फेरल के नियम में उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं का प्रयास करती हैं और यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदान में हवा शिवालिक की ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। इसलिए शिवालिक की पहाड़ियों में दक्षिण धाराओं में अच्छी खासी मात्रा प्राप्त होती है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, तो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने मिलती हैं। तो ये फैक्ट बोला जा रहा है कि फेरल के नियम के अनुसार जब ये धाराएं मुड़ती तो अपने दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास करती शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो जब हवाएं दक्षिण की ओर मुड़ने का प्रयास करती है फेरल के नियम के अनुसार, तो शिवालिक की पहाड़ियों ये आपके इस तरीके से एंटर कर जाती हैं, तो इसे ये शिवालिक की पहाड़ियों में ये बारिश करती हैं। फिर नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है? जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर दिशा में बहकर आती हैं तथा स्थल खंड से बहकर आने के कारण इनमें नमी की मात्रा नहीं होती है, लेकिन शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होती हैं
ये उत्तर पूर्वी मानसून को समझ लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, जैसे कि ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 ये कर्क रेखा। अब जैसे ही यहाँ पर मानसूनी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, और जैसे ही मानसून अब लौटेगा अर्थात सूर्य दक्षिणायन होने लगेगा। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन अब इस तरफ मूव करेगी, तो हवाओं यहाँ का क्षेत्र क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और यहाँ का क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ का गर्म क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे निम्न दाब की स्थिति आ जाएगी, और यहाँ पर अपेक्षाकृत उच्च दाब की स्थिति आएगी। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगेगा। और उत्तर पूर्वी मानसून क्यों, फैरल के नियम के अनुसार वह जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जब एंटर करेंगी, तो वे अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो बाईं ओर मुड़ने के कारण इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये प्रवाहित होने लगता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत के इस तरफ यदि देखेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर कोई सागर तो है नहीं है। भारत के ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई सागर नहीं है, पूरा स्थल खंड ही देखने को मिलता है। यहाँ पर कर्क रेखा के उत्तर में यहाँ पर स्थल खंड देखने को मिलता है। तो यहाँ से कुछ यहाँ पे आर्द्रता की बहुत कमी होती है। तो यहाँ से आने वाली जो हमारे यहाँ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, तो यहाँ पर तो सागर थे, तो पर्याप्त नमी वे ग्रहण कर ले रही थी। लेकिन जब वे उत्तर पूर्व की ओर से आएंगी, ऊपर की तरफ से आएंगी, तो यहाँ पे स्थल खंड से प्रवाहित होने के कारण उनमें स्थल भाग से प्रवाहित होने के कारण उनमें नमी की मात्रा नहीं होती है, तो वे यहाँ पर बारिश करने में अक्षम होती हैं। इसलिए जब ये हवाएं लौटते हुए मानसून की जो हवाएं हैं, तो इस तरीके से आएंगी, उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं जो इस तरीके से आएंगी, तो उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं यहाँ पर नमी की मात्रा नहीं है। तो नमी की मात्रा नहीं, तो यहाँ वाले इस एरिया में तो वे बारिश बिल्कुल उत्तर पूर्वी मानसून की नहीं करेंगी। लेकिन जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में शाखा में प्रवेश करती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश से नमी आर्द्रता बहुत अधिक ग्रहण कर लेती हैं। फिर यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर भी ये हवाएं ये उत्तर पूर्वी मानसून बारिश करेगा, यहाँ पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो ये देख लेते हैं जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती है, स्थल खंड से बनकर आने के कारण नमी की मात्रा नहीं होती है। लेकिन शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होती हैं, उन्हें पर्याप्त नमी आ जाती है, और ये हवाएं पूर्वी घाट में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। और शीत ऋतु में भारत में पश्चिमी विक्षोभ व उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश, तब हमारे यहाँ क्या होता है, जब ठंडा मौसम है तो शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ व उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसलिए तमिलनाडु में ठंड के टाइम पे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे जब ठंडा क्षेत्र रहेगा तो हवाएं दक्षिण गोलार्ध की ओर प्रवाहित होने लगेंगी, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में तथा मैदानी राज्यों में वर्षा होती है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। तो ये हमने देखा उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। इसके बाद आता था ITC-Z जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या निम्न दबाव का क्षेत्र। जैसे कि हमने बताया था कि निम्न दबाव का क्षेत्र, जो निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा, जब वहाँ का ताप बहुत अधिक होगा, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, जो हमारे यहाँ गर्मी का टाइम रहेगा 1 जून से, तो ITC-Z जोन पूरे भारत में स्थापित हो जाता है। जैसे कि ये ITC-Z जोन पूरे भारत में 24 जुलाई तक यहाँ पर स्थापित हो जाता है। उसको बोलते हैं निम्न दबाव का क्षेत्र। ITC-Z के जोन के बारे में जान लेते हैं। निम्न दबाव का क्षेत्र सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा
व मकर रेखा के बीच विचरण करती हैं, तो ITC जेड जोन भी दोलायमान होता है। ठंडी के दिनों में यह दक्षिण की तरफ चला जाता है जब सूर्य दक्षिणायन होता है, और 22 मार्च के बाद जैसे ITC जेड जोन उत्तर की ओर खिसकने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध गर्म होने लगता है, और मई के प्रथम सप्ताह में ITC जेड जोन दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है। जब समुद्र नज़दीक क्षेत्र में मानसून पूर्व फुहार के रूप में वर्षा होती है। 1 जून को यह पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित हो जाता है और उत्तर भारत में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। ITC जेड जोन, जैसा कि बताया गया है, जब मानसून एंटर करता है, जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे ही हवाएं जैसे ही यहाँ पर सूर्य की स्थिति यहाँ पर होगी, तो हवा यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र हो जाएगा। ये वाले एरिया में निम्न दबाव का क्षेत्र होगा, और निम्न दबाव के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र अर्थात ताप ज़्यादा, यहाँ की क्योंकि सूर्य है, ताप ज़्यादा, निम्न दबाव का क्षेत्र, तो ITC जेड जोन यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। ये ITC जेड जोन स्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत गर्म हवाएं चलेंगी, और गर्म हवाएं चलने के कारण यहाँ पर कुछ नमी की मात्रा ग्रहण करके यहाँ पे जो ITC जेड जोन की कुछ हवाएं यहाँ के केरल में कुछ बारिश करती हैं। तो ये बारिश मानसून से नहीं, लेकिन ITC जेड जोन स्थापित होने के साथ इसे बोलते हैं मानसून के पूर्व फुहार। और फिर ये ITC जेड जोन निम्न दबाव का क्षेत्र पूरे भारत में एंटर कर जाता है। तो भारत में एंटर करने के साथ ही जब निम्न दबाव का क्षेत्र, तो यहाँ पर हवाएं चलेंगी, तो वो धूल भरी आंधियाँ या लू नामक हवाएं चलती हैं। जब निम्न दबाव का क्षेत्र या बहुत अधिक तापमान का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यही ITC जेड जोन में बताया गया है कि 22 मार्च के बाद जैसे ITC उत्तर की ओर खिसकने लगता है, अर्थात भारत की ओर, तो उत्तरी गोलार्ध गर्म होने लगता है, और मई के प्रथम सप्ताह में ITC जेड जोन दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है, और समुद्र के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर मानसून पूर्व फुहार है, ये फुहार के रूप में वर्षा होती है। और 1 जून को यह पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब पूरे भारत में स्थापित हो जाता है, और उत्तर भारत में इनमें नमी की मात्रा अभी नहीं होती है, इसलिए लू नामक हवाएं चलती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं यहाँ पर चलती हैं। तो ये आज हमने देखा, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये भारत की जलवायु बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो अब आई होप आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको समझ में भी आया होगा। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई कुछ भी जानना हो, या आपको कुछ डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भारत की जलवायु के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट अभी और बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी 33 के साथ। और थैंक यू।